भविष्य में क्या क्या खगोलीय घटनाएं घटित होंगी। हमारी पृथ्वी का क्या होगा। हमारे सूर्य का क्या भविष्य होगा। हमारी गैलेक्सी किसी और गैलेक्सी के साथ कोलैप्स हो जाएगी क्या, अथवा हम ये कहें कि हमारे ब्रह्मांड का अंत कैसा होगा। आज इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन। दोस्तों, हम जानते हैं कि भविष्य के बारे में कोई भी निश्चित जानकारी नहीं है। फिर भी वैज्ञानिकों ने जिस तरह ब्रह्मांड के पास्ट का पता लगाया है, वैसे अब उन्होंने वर्तमान में घटित होने वाली घटनाओं के आधार पर ब्रह्मांड के भविष्य का भी अनुमान लगाया है। आज हम भविष्य की कुछ घटनाओं की बात करेंगे, परंतु ये घटनाएं 100% घटित होंगी ऐसी कोई निश्चितता नहीं है। यद्यपि इनके घटित होने की संभावनाएं प्रबल है। इस दुनिया में चाहे कोई भी सभ्यता हो, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी वस्तु हो, वो हमेशा के लिए नहीं होगी। हर चीज़ का एक ना एक दिन अंत निश्चित है। संपूर्ण मानव सभ्यता किसी भी प्रकार से विकसित हो जाए, कितनी भी विकसित हो जाए, लेकिन समय के सामने नहीं टिक सकती और एक ना एक दिन उसका अंत होना तय है। इस धरती ने कई तरह के कटाव देखे, कई सारे हिमयुग देखे और कई सारे प्रलय देखे। कभी सुनामी, कभी भूकंप, तो कभी कोरोना जैसी घटनाएं देखी। भविष्य में लाखों साल बाद चांद पर उल्काओं के धूलकणों के कारण इंसान के कदम के निशान भी मिट जाएंगे। 3 बिलियन ईयर्स लेटर सूरज धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। वो अपने आप को रेड जायंट में परिवर्तित कर रहा है। पृथ्वी की गर्मी बढ़ चुकी है और अब यहाँ का औसत तापमान 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। पृथ्वी सहित सौर परिवार के अन्य कई ग्रहों की रफ्तार धीमी होती जा रही है। 3.5 बिलियन ईयर्स लेटर मंगल के मून बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं और शनि ग्रह के आसपास के वलय खत्म हो जाते हैं। सूरज की अग्नि अपनी सीमा पार कर लेती है और पृथ्वी के सारे महासागरों की जल वाष्पित हो जाती है। आज 4 बिलियन वर्ष बाद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी के साथ कोलाइड हो चुकी है। ग्रहों, तारों और पिंडों के बीच में बहुत अधिक अंतर होने के कारण टकराव बहुत ही कम हुआ है। दोनों गैलेक्सी के मर्ज हो जाने के कारण एक बहुत ही विशाल नई गैलेक्सी का जन्म हुआ है, जिसका नाम हमने मिल्की मेडा रखा है। 10 बिलियन ईयर्स लेटर सूरज अब रेड जायंट बन चुका है। वह अपने समस्त हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट कर चुका है। इसकी गर्मी इतनी अधिक है कि प्लूटो की बर्फ तक पिघल जाती है और अगले कुछ करोड़ वर्षों में सन इतना फूल जाता है कि पृथ्वी सहित सभी नज़दीकी ग्रहों को निकल जाता है। उसके बाद सन का अंत हो जाता है और वह वाइट डॉर्फ बन जाता है। उसका टेम्परेचर बहुत ही धीमी गति से कम हो रहा है। वो फ्रीज होता जा रहा है। अभी तक 100 बिलियन ईयर बीत चुके हैं। हमारा सूरज बुझ जाता है। इसी समय अंतराल में कई और स्टार्स का जन्म होता है, लेकिन खरबों पुराने स्टार्स एक के बाद एक खत्म होते जाते हैं, बिल्कुल हमारे सूरज की भांति। 3 ट्रिलियन वर्ष बाद हमारा यूनिवर्स बहुत ही एक्सपेंड हो चुका है। उसकी एनर्जी बिखरती जा रही है। उसका फ्यूल चारों ओर स्प्रेड होने के कारण धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। यूनिवर्स का टेम्परेचर गिरता जा रहा है और कई सारे सूरज समय की मार से बुझते जा रहे हैं। 1000 ट्रिलियन ईयर्स बीत चुके हैं। इस युग को डिजेनरेट एरा कहते हैं। हमारे गैलेक्सी के छोर पर हमारे सूरज से लाखों गुना बड़ा जो तारा था, वह भी वाइट डॉर्फ बन चुका है। यूवाई स्कूटी हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नॉन स्टार। कभी हमारी गैलेक्सी के 10वें हिस्से को प्रकाशित करने वाला ये तारा फिलहाल सिर्फ हमारे चांद जितना ही प्रकाश उत्सर्जित कर पाता है। ऐसे कुछ और वाइट डॉर्फ नज़दीक आ जाने से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे में कोलैप्स कर जाते हैं। कुछ न्यूट्रॉन स्टार कोलैप्स करते हैं और कुछ स्टार अपने अंत के बाद सुपरनोवा विस्फोट के जरिए फूट पड़ते हैं।
किसी भी तारे का अंत वाइट डॉर्फ नहीं है, लेकिन ब्लैक डॉर्फ होता है। भले ही उनमें से प्रकाश विसर्जित नहीं हो पाता हो, लेकिन ब्लैक डॉर्फ की डेंसिटी हमारे सूरज से अरबों खरबों गुना ज़्यादा होती है। ब्रह्मांड का कोई भी तारा इस पॉइंट तक पहुंचने में बहुत बहुत ज़्यादा समय लेता है। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम के जन्म के बाद ब्रह्मांड में तारों का जन्म हुआ था, वैसे ही हाइड्रोजन और हीलियम के खत्म होने से तारे एक के बाद एक बुझ जाते हैं। ब्रह्मांड फिर अंधकारमय हो जाता है। गैलेक्सी के मध्य में और ब्रह्मांड में कई जगह पर ब्लैक होल्स भी होते हैं, और किसी भी एक्जोटिक अति विकसित सभ्यता के लिए और उसके लिए प्रयोग की जाने वाली ऊर्जा का अंतिम सोर्स ये ब्लैक होल ही होगा। लेकिन इन ब्लैक होल्स का भी अंत होता है। उनमें मौजूद पदार्थ हमेशा के लिए नहीं टिकते। ब्लैक होल्स के मरने के बाद की अवस्था को प्रोटॉन डिके कहते हैं। प्रोटॉन डिके वो थियरी है जो अभी तक प्रूफ नहीं हो पाई है, लेकिन इस ब्लैक होल एरा में मैटर का सिर्फ एक पार्टिकल बाकी रह जाता है। अब स्ट्रिंग थियरी के मुताबिक सिर्फ स्ट्रिंग का वजूद है और डार्क मैटर का। ब्रह्मांड अंतिम अवस्था में है। इस अवस्था में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के अंत के 4 प्रेडिक्शन किए हैं। नंबर 1, द बिग रिप। बिग रिप की इस थियरी के मुताबिक ब्रह्मांड की ऊर्जा ब्रह्मांड को उस समय तक गति प्रदान करती रहेगी जब तक ब्रह्मांड का हर एक अणु टूट न जाए और बिखर न जाए, और आखिर में एक पॉइंट के बाद ये एनर्जी पूरे ब्रह्मांड का इस हद तक विस्तार कर देगी कि उसका भयानक महाविच्छेद हो जाएगा, और यह अवस्था कहलाएगी द बिग रिप। नंबर 2, द बिग फ्रीज। ब्रह्मांड में तारों के बुझ जाने के बाद और अपने विस्तार के कारण सारी ऊर्जा होगी तो, परंतु बहुत बड़े विस्तार में फैल जाएगी। ब्रह्मांड का एवरेज टेम्परेचर घट जाएगा और अंत में परम शून्य को प्राप्त होगा, और ये होगी बिग फ्रीज अवस्था। नंबर 3, द बिग स्लर्प। यह नवीन संभावना है और यह हिग्स बोसान के व्यवहार पर निर्भर करती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड को द्रव्यमान हिग्स बोसान प्रदान करता है, और हिग्स बोसान की एक अवस्था के कारण ब्रह्मांड में बुलबुलों का एक दौर शुरू हो जाएगा। जैसे कि एक बुलबुले के अंदर दूसरा बुलबुला होता है और दूसरे बुलबुले के अंदर तीसरा, यानी ब्रह्मांड के अंदर एक और ब्रह्मांड पैदा होगा और एक और ब्रह्मांड के अंदर एक और। इस प्रकार ये विस्तार होता रहेगा। शायद हमारा आज का ब्रह्मांड भी किसी और ब्रह्मांड में विस्तृत हो रहा हो। नंबर 4, द बिग क्रंच। यह अवधारणा द बिग बैंग थियरी पर आधारित है। जैसे कि बिग बैंग से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, वो फैलता जा रहा है, उसे फैलाने वाली डार्क एनर्जी है। ये डार्क एनर्जी ऊर्जा के अभाव के कारण इतने बड़े ब्रह्मांड को गति प्रदान करना छोड़ देगी और ये ब्रह्मांड संकुचित होने लगेगा, और इसके सारे अणु, परमाणु और पार्टिकल्स इतने संकुचित हो जाएंगे जिससे वह एक बिंदु जैसी छोटी अवस्था में पहुंच जाएंगे। पूरा ब्रह्मांड सिकुड़ जाएगा और फिर से एक नए बिग बैंग के साथ एक नए ब्रह्मांड का जन्म होगा। आज के विज्ञान के मुताबिक ब्रह्मांड के अंत की ये चारों अवधारणाएं वैज्ञानिक साबित करने में लगे हुए हैं। अब इसमें से कौन सी अवधारणा सत्य होगी, ये तो भविष्य के गर्भ में ही है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, तथा यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद।